नमस्कार बंधुगण। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवली कोई यूज़ करता है तो वो अपोजिशन और लेफ्ट विंग के जो लोग हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। और ये टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसको इतना बोला जाता है कि ये सरकार फांसीवादी है, ये सरकार लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं दे रही है, और बहुत तरीके की चीज़ें बोल बोल कर ऐसा दिखाया जाता है कि इंडिया एक इनटॉलरेंट कंट्री हो गया है। तो चलो इस चीज़ का एक पूरा पर्दाफाश करते हैं और समझते हैं ये कैसे इन्होंने अपने आप को ही खुद एक्सपोज कर दिया है सिर्फ एक बुक के रिलीज़ की वजह से। तो जिस बुक की बात मैं कर रहा हूँ उस बुक का नाम है दिल्ली राइट्स 2020, जो कि मोनिका अरोरा द्वारा लिखी गई है। मोनिका अरोरा आरएसएस से रिलेटेड हैं, राइट विंग को फॉलो करती हैं, राइट विंग की ही हैं। और उन्होंने ये बुक लिखी है ऑन सर्टेन फैक्ट्स और जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे कि किस तरीके से दिल्ली राइट्स जो अभी हुए थे 2025 में वो किस तरीके से प्लान किए गए, उसका एग्जीक्यूशन क्या था और किस तरीके से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ये कई लोगों को पचने वाली बात नहीं थी। तो ये जितने भी लेफ्टिस्ट या जितने भी सूडो लिबरल्स हैं, जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं, इन्होंने ब्लूम्सबरी जो इस बुक को पब्लिश करने वाले थे उनके ऊपर प्रेशर डालना चालू किया कि आप इस बुक को मत पब्लिश करो। उन्होंने अलग अलग तरीके के ट्वीट्स किए, अलग अलग वेज में उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया। तो ब्लूम्सबरी ने अब वो बुक को रिलीज़ करने से मना कर दिया है। और इसका रीज़न ब्लूम्सबरी ने ये दिया है कि एक बुक लॉन्च का इवेंट इन्होंने प्लान किया था जिसमें कपिल मिश्रा को भी बुलाया गया था, और इन लोगों ब्लूम्सबरी को वो पसंद नहीं आई बात, इसलिए उन्होंने बुक को रिलीज़ करने से मना कर दिया। बट ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है, क्योंकि अभी अगर आप कुछ ही दिन पहले की बात देखें तो शाहीन बाग अ प्रोटेस्ट दैट बिकेम अ मूवमेंट इस नाम की भी एक बुक रिलीज़ हुई, और ये बुक रिलीज़ ब्लूम्सबरी नहीं की है, जिसमें शाहीन बाग को बहुत औसम या बहुत एक विचारधारा को चेंज करने वाला, एक रिवोल्यूशनराइज करने वाला मूवमेंट बताया गया है। लेकिन जब उसके दूसरे पहलू पे जब बुक आने लगी तो ब्लूम्सबरी ने अपना व्यू फटाक से चेंज कर दिया है, विच इज़ लाइक थोड़ा तो ऑड लगता है। और अब जब ब्लूम्सबरी ने इस किताब को पब्लिश करने से मना कर दिया है तो गरुड़ प्रकाशन ने अब इस किताब को पब्लिश करने का फ़ैसला किया है, बोथ हिंदी और इंग्लिश। और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन सर्वे कराया कि कितने लोग उसको पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने प्री बुकिंग का ऑप्शन भी ओपन किया हुआ है, और एक्चुअली उनका सर्वर क्रैश हो गया। तो यानी इस बुक की डिमांड है। और मैं उन सभी लोगों से जो सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोज करना नहीं पसंद करते हैं, जो फैक्चुअली करेक्ट होकर बात को अपना आगे रखना पसंद करते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी जाके इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको भी दिल्ली राइट्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी वहाँ से नई हासिल हो। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे लेफ़्ट लिबरल्स या अपोजिशन के लोग हैं जो इस बात का मतलब इस बुक के रिलीज़ का बहुत अपोज कर रहे थे। उनमें जो सबसे हंसी दिलाने वाला इंसान है वो है प्रशांत भूषण। ये वही प्रशांत भूषण है जो अभी खुद दुनिया भर को ये बोलता फिर रहा है कि मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, मेरी फ्रीडम दबाई जा रही है। मैंने कुछ बातें बोली जो मेरे को दिल से लगी, और उसकी वजह से मुझे कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना, मेरे को सज़ा मिल रही है, जो कि गलत है। तो ऐसी बातें बोलना और साथ ही साथ किसी और की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाना, दोनों बातें एक साथ उठे हैं तो वो आदमी कितना दोगला है ये तो सबके सामने आ जाती है। प्रशांत भूषण ने एक्चुअली दो ट्वीट्स किए थे। एक ट्वीट जो सीजीआई को पर्सनली टारगेट करते हुए था कि वो किसी एक 50 लाख की बाइक पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और जो बाइक शायद किसी बीजेपी लीडर को बिलोंग करती है। तो ये उन्होंने एक ट्वीट डाला था, एंड ठीक है, ये उतना मेजरली कंटेम्प्ट वाली चीज़ मेरे को लगती भी नहीं। बट जो दूसरा ट्वीट था वो काफ़ी ऑफेंसिव था, बिकॉज वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेसिंग को पिछले 6 साल में क्वेश्चन करता है। एंड ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि इसके ऊपर भी कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। बट जो लोग इस बात का फेवर कर रहे हैं ना, जो प्रशांत भूषण के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग जो बातें करते हैं वो बातें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। वो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतना कमज़ोर इंस्टीट्यूशन नहीं है कि एक वकील, प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील भी क्यों ना हो, अगर उनके किसी ट्वीट से उसकी मर्यादा हिल जाए, उसके सम्मान को ठेस पहुंच जाए, इतना कमज़ोर तो सुप्रीम कोर्ट हो नहीं सकता। तो यही लोगों से मैं सेम चीज़ पूछता हूँ। जो अभी बैंगलोर का इंसिडेंट 11 अगस्त को हुआ था, एक इंसान ने एक पोस्ट किया, और क्या वो पोस्ट पूरे इस्लाम को कमज़ोर कर देने के लिए काफ़ी था? लेकिन उसके अपोज में लोगों ने हरकतें की ना, और आपने उस चीज़ के बारे में क्या किया?
आप लोगों ने उस टाइम अपनी ज़ुबान पे खामोशी रखी, क्योंकि आपकी जो सोच है उससे वो मेल नहीं खाता था। और सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे को जो दिखता है कि बैंगलोर का जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे हज़ारों लोगों ने आके लोगों के घर जला दिए, कई सारी बसेस जला दी, व्हीकल्स जला दिए, इतनी आगजनी की, पुलिस स्टेशन तक को नहीं छोड़ा। वो मोमेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट क्यों दब गया? क्योंकि उसके 3 कारण हैं। पहली चीज़, ये करने वाले लोग मुस्लिम्स थे। मैं सभी मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो दंगाई थे वो मुस्लिम्स थे। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मुझे उनके कपड़े भी नहीं देखने की ज़रूरत है, उनके नारे सब बताते हैं। दूसरी चीज़, जिस इंसान के घर पे हमला हुआ वो कांग्रेस का लीडर था, तो कांग्रेस को तो बुरा दिखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दूसरी बात आती है। तीसरी चीज़, जिस इंसान ने ये ट्वीट डाला था, जो उस कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका भतीजा या भांजा है, जिसने ये ट्वीट डाला था, वो एक दलित है। तो जो इन लोगों की पूरी सिस्टम है कि लोगों को कैसे तोड़ा जाए, उसमें जो 3 चीज़ें हैं, तीनों एक ही जगह आके मिल जाती हैं। दलित, मुस्लिम, कांग्रेस, इनकी सारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। इसलिए उस इंसिडेंट को बहुत कम लोगों के सामने आने दिया गया, बहुत दबाने की कोशिश की गई, और उसका काउंटर भी बनाया गया। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले ही दिन मुस्लिम्स का एक पूरा समूह एक ह्यूमन चेन बना के डीजे हल्ली, जो उसी इलाके का है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे एक मंदिर के चारों ओर ह्यूमन चेन बना के ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो उस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहा है। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि वो उस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट प्रोटेक्ट किससे कर रहे थे, इसका जवाब अब तक उधर पे किसी ने नहीं दिया। और ये बल्कि इनके अगेंस्ट ही चली जाती है बात, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि ये किसी धर्म की प्रॉब्लम नहीं है या किसी वर्ग की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोच की प्रॉब्लम है। तो यानी उस धर्म में भी 2 तरीके के सोच वाले लोग हैं, ये उस इंसिडेंट ने प्रूफ कर दिया। और ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये किसी धर्म या किसी पार्टी या किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसी सोच के खिलाफ है जो लोगों के बीच में नफरतें पैदा करती है, विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी लॉजिक। ऐसे लोगों से मुझे तकलीफ है। एक अनबायस्ड माइंड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं इस बात को पूरे दिल से मानता हूँ। मैं भी बायस्ड हूँ, आप भी बायस्ड होंगे, और हर दूसरा इंसान जो आपसे बात कर रहा है ना किसी ना किसी टॉपिक पे अपना बायसनेस दिखाई देता होगा। लेकिन एक चीज़ है, आपने अपनी बायसनेस को अपने चेस्ट पे पहनना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे ना कि मैं सही हूँ तो मैं उसके साथ ओके हूँ, बट अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं ही सही हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आखिर में बस आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी विचारधारा को बिलोंग करते हो, किसी भी पार्टी में विश्वास रखते हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति के हो, आप बस इतना सोचिए कि आप जिस भी इंसान को कैटेगरी में खड़े कर रहे हो उसको एक ही मापदंड में देखो। जो आप अपने लिए मापदंड सेट करते हो वही दूसरों के लिए रखो, तब जाकर आप एक्चुअल रियलाइज़ कर पाओगे कि कौन एक्चुअल में हिपोक्रेट है और कौन जेन्युइन बातें करता है। तो आप बस इसका ध्यान रखिए। तो आखिर में बस इतना अनुग्रह करूँगा सबसे कि आप इन नफ़रतों से दूर होइए और एक दूसरे से जुड़ने के नए नए वजह को खोजिए, क्योंकि इस देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिसकी वजह से हम आपस में मिल सकते हैं। तो सिर्फ उस तरफ ध्यान देते हुए, इन नेगेटिव चीज़ों को दूर रखते हुए, इस कोरोना काल में आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और जितना हो सके दूसरों को सपोर्ट कीजिए। इतनी सी बात के साथ मैं आप लोग से अलविदा कहना चाहूँगा। सो प्लीज़, अगर मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो यार।